स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंफोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर 1 या 2 ब्लॉग्स अपडेट करता हूं। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर, मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और एंजॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। एक अक्टूबर, डॉक्टर जॉन स्यूअर्ट की डायरी। आज सुबह हम सब घर से कुछ कामों के लिए अलग अलग जगह निकलने ही वाले थे कि मेरे पास असाइलम से एक संदेश आया जो कि रेनफील्ड ने भिजवाया था। उसने स्टाफ के एक मेंबर से कहा था कि उसे मुझसे कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। स्टाफ ने मुझसे कहा कि उन्होंने रेनफील्ड को इतना बेचैन कभी नहीं देखा। जब मैं रेनफील्ड से मिलने जाने लगा तो प्रोफेसर ने भी मुझसे साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें रेनफील्ड के केस में दिलचस्पी है और वो देखना चाहते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, खास तौर पर तब जब वो ठीक ना होने का नाटक कर रहा हो। प्रोफेसर के पीछे से क्विंसी और आर्थर ने भी साथ चलने के लिए पूछा। मैंने कहा ठीक है, आप सब मेरे साथी हैं और आप मेरे साथ चल सकते हैं। जब हम रेनफील्ड के सेल में पहुंचे तो वो कुछ अलग ही मनोस्थिति में था। मैंने आज से पहले उसे इतना उछल कूद करते नहीं देखा था। मुझे देखते ही वो कहने लगा कि मैं उसे घर जाने दूं, पर जब उसका ध्यान बाकी लोगों पर गया तो वो कहने लगा कि मैंने बाकी लोगों से उसका परिचय नहीं कराया। मैंने उसे बाकी लोगों से मिलवाया और उसने भी सबसे हाथ मिलाया। पर अचंभे की बात यह है कि वो आर्थर को उसके पिता के बारे में बताने लगा और वो ये भी कह रहा था कि उसके पिता के लिए वो लंबे समय तक काम कर चुका है। पता नहीं कैसे, पर उसे क्विंसी के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी थी। अमेरिका में क्विंसी के घर और उसके फार्म के बारे में रेनफील्ड को सब पता था। इस बीच उसने 1-2 बार मुझसे कहा कि मैं उसे जाने दूं क्योंकि वो अब बिल्कुल ठीक है। पर मैंने रेनफील्ड से कहा कि ठीक है, मैं वापस आकर उसका चेकअप करूंगा और फिर उसे असाइलम से जाने दूंगा। पर वो जिद पर अड़ा था कि मैं उसे अभी इसी वक्त डिस्चार्ज कर दूं। पर मैं जानता हूं कि वो मेरे चेहरे पर नकारात्मक भाव देख पा रहा था। वो मुझसे मिन्नतें करता रहा और बड़ा ही दयनीय चेहरा बनाकर कहता रहा कि मैं उसे जाने दूं। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता से उससे पूछा, क्या तुम हमें यहां से जाने का सही कारण बता सकते हो? अगर तुम्हारी यहां से जाने की वजह सही हुई तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें यहां से जाने दूंगा। रेनफील्ड ने दुखी मन से अपना सर हिलाया, पर प्रोफेसर ने उससे दोबारा पूछा, मिस्टर रेनफील्ड, आप मुझे काफी समझदार लगते हैं और मुझे यकीन है कि आपके पास अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई जायज कारण जरूर होगा। प्रोफेसर के इन सवालों पर रेनफील्ड का जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा, प्रोफेसर, आप सही हैं। मैं भी जानता हूं कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं, पर मेरे इस असाइलम से निकलने की इच्छा मेरी खुद की नहीं है। मेरे लिए यह सब अब कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहा था। मैंने प्रोफेसर, क्विंसी और आर्थर से कहा कि हमें अब यहां से चलना चाहिए। यह कहकर जब मैं सेल से बाहर जाने लगा तो रेनफील्ड लपक कर मेरे पीछे आ गया। वो घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। वो बार बार मुझसे लूसी और न जाने किस किस का वास्ता देकर मनाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं चाहूं तो उसके हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर उसके साथ 2 स्टाफ मेंबर भी भेज दूं, पर मैं उसे जाने दूं।
हालांकि मैंने उसे कह दिया कि अभी मैं उसे जाने नहीं दे सकता। यह सुनकर रेनफील्ड अपने बिस्तर के एक कोने पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरी बात मानोगे डॉक्टर सिवर्ट। मैं जानता हूं कि सही वक्त आने पर तुम मेरी बात मान ही लोगे। 1 अक्टूबर, जॉनथन हार्कर का जर्नल। हम चारों लोग ड्रैकुला के असली ठिकाने की तलाश के लिए जरूरी कुछ सुरागों को ढूंढने के लिए निकल रहे थे, पर रेनफील्ड के इस बर्ताव ने हमें थोड़ा परेशान कर दिया था। क्विंसी कह रहा था कि उसे ये रेनफील्ड पागल तो नहीं लगता। वो रेनफील्ड की किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहता। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग भी कह रहे थे कि हमें रेनफील्ड को आजाद कर देना चाहिए। शायद उसका पीछा करने से हमें कोई नया सुराग मिल जाए। पर जॉन रेनफील्ड को लेकर थोड़ा डरा हुआ था। वो कह रहा था कि रेनफील्ड के इस नाटक से हमें बहकना नहीं चाहिए, वो भी तब जब वो खुलेआम काउंट को अपना लॉर्ड या फिर मास्टर कहता हो। वो कह रहा था कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैसे उसने जॉन को जान से मारने की कोशिश की थी। पर एक बात तो है, ये रेनफील्ड चाहे जैसा भी हो, ये झूठ नहीं बोलता। इस सब के बीच प्रोफेसर ने हमें इन बातों में ना उलझने और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखने की याद दिलाई। हम पांचों लोग अब काउंट के कैराफैक्स एस्टेट की तरफ बढ़ रहे थे। ये रात का वक्त था और हम सब बड़े ध्यान से पेड़ों की ओट लेकर आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि इस चांद रात में काउंट या उसका कोई भी मुलाजिम हमें उसकी तरफ आता देखे। जब हम कैराफैक्स एस्टेट के दरवाजे तक पहुंच गए, तब प्रोफेसर ने अपने बैग से कुछ चीजें निकाली और उन्हें अलग अलग रख दिया। इसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। प्रोफेसर ने कहा, दोस्तों, हम अब एक बहुत ही भयानक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बहुत से हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हमें इन हथियारों की जरूरत सिर्फ उस शैतान से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे खुद से दूर रखने के लिए भी पड़ेगी। कुछ भी हो, हम उसे खुद को छूने नहीं दे सकते। ये लो। ये कहते हुए प्रोफेसर ने मुझे एक चांदी का क्रॉस और लहसुन के फूलों की माला पहना दी और उन्होंने मुझे एक बड़ी सी चाकू और एक रिवॉल्वर भी दी। उन्होंने कहा कि किसी अनडेड के सिवा किसी और दुश्मन से सामना होने पर यह चाकू और रिवॉल्वर हमारे काम आएंगे। उन्होंने यही चीजें बाकी सबको भी दी, पर सबसे अनोखी चीज वो तो उन्होंने अपने बैग से अभी तक निकाली भी नहीं थी। उनके पास छोटे छोटे बिजली से चलने वाले लैंप थे। ये तेल से जलने वाले साधारण लैंप नहीं थे, बल्कि बिजली से चलने वाली रोशनियां थीं। उन्होंने हम सब से वो लैंप अपनी कमर पर बांधने के लिए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी वाली अनोखी चीजें भी होंगी। सबसे आखिर में उन्होंने हमें चर्च से शुद्ध किए हुए ब्रेड के कुछ टुकड़े दिए, जिसे उन्होंने कागज के लिफाफों में रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल हम तब तक ना करें जब तक बहुत जरूरी ना हो। इसके बाद उन्होंने जॉन से कहा कि वो किसी तरह यहां का ताला खोले। जॉन ने बड़ी ही सावधानी से नकली चाबियों से दरवाजा खोल दिया। वो पुराना सा दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। सबसे पहले प्रोफेसर ने अंदर कदम रखा। उन्होंने खुद पर एक क्रॉस बनाया और कहा, इन मैनस तुआस डोमिने। लैटिन में इसका मतलब होता है, हे भगवान, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूं। उसके बाद हम सब भी अंदर आ गए और हमने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि हमने दरवाजे में एक लकड़ी अटका दी थी, जिससे अगर हमें जल्दबाजी में भागना पड़ा तो हम जल्दी से यहां से निकल सके। यहां अंदर काफी अंधेरा था और हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक लैंप से निकलती रोशनी अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। मुझे इस हवेली के अंदर ट्रांसिल्वेनिया के अपने पुराने अनुभव याद आ रहे थे। सभी लोग अपने आसपास बार बार देख रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें डर था कि कहीं कोई उनका पीछा ना कर रहा हो। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी
और हमारे पैरों के निशान साफ साफ बन रहे थे। दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले जो धूल से भारी होकर नीचे लटक आए थे, और पास ही एक मेज पर कई सारी चाबियां रखी हुई थी। प्रोफेसर मेरी तरफ मुड़े और कहा, जॉनथन, तुम्हें इस एस्टेट के बारे में सब कुछ पता है। आखिर तुमने ही तो इस प्रॉपर्टी की डील काउंट के साथ की थी ना। तुमने खुद इस प्रॉपर्टी के नक्शे बनाए हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहूंगा कि हमें सीधे चैपल तक ले चलो। मुझे सारे रास्ते पहले से पता थे। मैं कुछ घुमावदार गलियारों से होता हुआ सबको चैपल की तरफ ले गया, जिसके दरवाजे पर लोहे की नक्काशी की गई थी। प्रोफेसर एकदम से बोले, बस यही वो जगह है। प्रोफेसर ने मेरे बनाए हुए एक नक्शे पर रोशनी डाली और पक्का किया कि हाँ, हम चैपल पर ही हैं। उन्होंने दरवाजे की देहरी से छुपी हुई चाबी को ढूंढ निकाला और चैपल का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक बड़ी ही बासी सी बदबू आई। ये महक लंबे समय से बंद पड़ी किसी जगह की थी। मेरे पास सही शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि ये महक कैसी थी। ना तो ये किसी सड़ते हुए मांस जैसी थी और ना ही किसी खुशनुमा इत्र की तरह। ये बू कुछ अजीब सी ही थी। ये मुझे ट्रांसिल्वेनिया के उस कासल की याद दिला रही थी, जहां से मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। हम सब ने उस बड़े से चैपल का बड़ी ही सावधानी से मुआयना किया और देखने की कोशिश की कि आखिर कितने बक्से यहां रखे हुए हैं और कितने बाहर ले जाए गए हैं। 50 में से यहां केवल 29 बक्से ही बचे थे। मेरी नजर आर्थर पर पड़ी, जो कि एक गलियारे के अंदर लगे हुए बंद दरवाजे को देख रहा था। पर उस दरवाजे के अंदर से मुझे वो दिखाई दे रहा था जो मैं देखना नहीं चाहता था। मुझे और आर्थर दोनों को ही उस जाली में से काउंट का शैतानी चेहरा दिखाई दिया था। वही बदसूरत चेहरा, लाल आंखें, खून से लाल होंठ। ये मेरा भ्रम था या फिर सच, पता नहीं, पर मैंने और आर्थर दोनों ने ही 1 सेकंड के लिए काउंट को देखा था। आर्थर चिल्लाया, मैंने एक चेहरा देखा था शायद। मैंने अपना लैंप उस तरफ घुमाया और उस गलियारे में देखने गया। वहां कोई नहीं था और ना ही वहां से निकलने का कोई रास्ता था। हम सब उस बड़े से कमरे में अलग अलग जगहों की छानबीन कर रहे थे कि शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। अचानक क्विंसी जहां भी पड़ताल कर रहा था वहां से उछला। हमने उस तरफ देखा तो न जाने कहां से ढेर सारे चूहे वहां आ गए थे और उस कमरे में भरते ही जा रहे थे। ये चूहे देखने में तो मामूली चूहों जैसे ही थे, पर उनकी वो लाल आंखें और वो इतनी तादाद में आखिर कहां से आ गए। आर्थर ने शायद इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसने जल्दी से उस चैपल का दरवाजा खोला और अपनी जेब से एक चांदी की सीटी निकाली। पता नहीं वो कैसी सीटी थी कि उसे बजाने पर उसकी आवाज हमें सुनाई ही नहीं दी। पर कुछ ही सेकंड्स में 3 बड़े बड़े आयरिश वुल्फहाउंड वहां आ गए। ये कुत्ते अच्छे खासे बड़े थे, इतने बड़े कि अगर वो मुझे पकड़ ले तो मैं शायद उनसे छूट ना पाऊं। 1-2 मिनट में उन चूहों की तादाद सैकड़ों से हजारों में बदल गई थी और हम समझ गए थे कि ऐसे तो हम इनसे नहीं निपट पाएंगे। वो तीनों कुत्ते इतने सारे चूहों को देखकर अपनी ही जगह पर रुक गए थे और बड़े ही अजीब तरह से रोने लगे थे। आर्थर ने उन्हें थोड़ा सहलाया और उन्हें हिम्मत दी। आर्थर के ऐसा करते ही उन कुत्तों ने चूहों पर हमला कर दिया। उन्होंने जैसे ही चूहों को मारना शुरू किया, वो चूहे कोनों और दरारों से भागने की कोशिश करने लगे। इससे हमें भी थोड़ी हिम्मत बंधी। जैसे ही चूहे उस चैपल से बाहर निकले, हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी पड़ताल दोबारा शुरू कर दी। पर हमें वहां हर जगह जमी धूल की मोटी परत के सिवा कुछ और नहीं मिला। अब तक सुबह होने वाली थी और हमने वहां से जाने का फैसला किया। प्रोफेसर ने मेन दरवाजे पर ताला लगा दिया
और चाबी अपनी जेब में रखकर हम वापस चल दिए। प्रोफेसर खुश थे कि हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर एक बात तो पक्की थी, वो ये कि उन चूहों का हम पर हमला करने का मतलब था कि काउंट को हमारी मौजूदगी के बारे में पता चल चुका था। हम सब जॉन के घर पहुंचे तो वहां सूरज की पहली किरण के निकलने पर जैसी शांति होनी चाहिए वैसी ही थी, पर कहीं से किसी के कराहने या फिर रोने की आवाज आ रही थी। यह शायद रेनफील्ड था। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मीना को सोता हुआ पाया। हालांकि हमें रात में ज्यादा कुछ नहीं मिला था, पर कम से कम हमें इतना तो पता चल गया था कि कैराफैक्स एस्टेट से 21 बक्से गायब हैं और हमें अब उनकी तलाश करनी है। 1 अक्टूबर, डॉक्टर जॉन सिवर्ट की डायरी। दिन के समय तो हम सब सोते ही रहे और मेरी नींद दोपहर में खुली जब प्रोफेसर मेरे कमरे में आए। वो आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहे थे। शायद उन्हें कुछ काम की बात पता चली थी। उन्होंने कहा कि उन्हें रेनफील्ड से मिलना है। वो कह रहे थे कि अगर मुझे कोई परेशानी ना हो तो वो उससे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा मेंटल पेशेंट नहीं देखा जो फिलॉसफी और साइंस की बातें करता हो। मैंने एक स्टाफ मेंबर को बुलाकर प्रोफेसर को उसके साथ भेज दिया। प्रोफेसर कह रहे थे कि उन्हें रेनफील्ड से पूछना है कि उसकी इस जानवरों को खाने वाली फिलॉसफी के पीछे क्या कारण है। ये बड़ी ही अजीब बात थी, पर मुझे प्रोफेसर पर भरोसा है। उनके दिमाग में जरूर कोई तरकीब चल रही थी। हालांकि मैंने जितना सोचा था, प्रोफेसर उससे भी जल्दी वापस आ गए। वो कहने लगे कि उस बेवकूफ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्रोफेसर बता रहे थे कि जब वो रेनफील्ड की सेल में पहुंचे तो वो एक स्टूल पर बैठा हुआ था। वो कहने लगे, मैंने उससे जितना हो सकता था उतनी अच्छी तरह से बात की, पर वो किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने कहा, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो। इस पर उसने कहा कि हाँ, तुम वही बेवकूफ बुढ़े हो ना, वैन हेल्सिंग। इसके आगे रेनफील्ड ने उनसे कोई बात नहीं की। प्रोफेसर मुझे ये सब बताकर मीना से मिलने चले गए। 1 अक्टूबर, मीना हार्कर की डायरी। मैं खुश थी कि जॉनथन और बाकी लोग सही सलामत वापस आ गए थे, पर मुझे याद नहीं कि पिछली रात मैं कब और कैसे सोई थी। पिछली रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अकेले में डर सा लगने लगा था और बिस्तर पर लेटते ही मुझ पर एक बेहोशी सी छाने लगी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी और मेरे देखते ही देखते एक अजीब सी धुंध सी छाने लगी। वो घनी धुंध फैलते हुए असाइलम और घर के पास तक आ गई थी। मुझे नीचे वाले फ्लोर से रेनफील्ड के बड़बड़ाने की आवाजें भी आ रही थी, जो कि समय के साथ और भी तेज हो रही थी। उसके बाद शायद रेनफील्ड का स्टाफ से झगड़ा हुआ था, जिसकी आवाजें ऊपर तक आ रही थीं। वो आवाजें इतनी बढ़ गई थीं कि मैं डर कर बिस्तर पर लेट गई। रात में कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जाग रही हूं, पर मेरे हाथ पैर बल्कि पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। मुझे कई बार लगा कि मैं खिड़की बंद करना भूल गई हूं, पर मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। जो लालटेन में जलाकर सोई थी वो भी न जाने कैसे बुझ गई थी। मैंने देखा कि वो धुंध खिड़की से अंदर आ गई और वो और भी ज्यादा घनी होती जा रही थी। वो धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई और मैंने उस धुंध में चमकती हुई 2 आंखों जैसा कुछ देखा। यह अनुभव कुछ कुछ वैसा ही था जैसा लूसी ने अपनी डायरी में लिखा था, पर उस बेहोशी की हालत में भी मुझे जॉनथन के सारे अनुभव याद थे। मैंने महसूस किया कि कहीं ये सब कुछ वैसा ही तो नहीं जैसा जॉनथन के साथ हुआ था। वो 3 लड़कियां जो जॉनथन का खून पीना चाहती थीं, वो भी तो उसके पास ऐसी ही धुंध और धुएं की शक्ल में आ गई थी। इसके बाद कमरे में घुप अंधेरा हो चुका था
और मैंने अपने चेहरे के पास एक चेहरा देखा था। इसके बाद मेरी नींद सुबह ही खुली थी। मुझे ऐसे सपनों से सावधान रहना होगा, और अगर मुझे नींद नहीं भी आई तो मैं नींद की दवा लेकर सोने की कोशिश करूंगी। 2 अक्टूबर, मीना हारकर की डायरी। पिछली रात मैं ठीक से सो गई थी, पर मुझे कोई सपना नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे थकान सी महसूस हो रही है। सुबह उठने पर जिस तरह की ताजगी महसूस होनी चाहिए, मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं पूरा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें पढ़ती रही। मैं आज रेनफील्ड से भी मिली थी। उसने एक स्टाफ से मुझसे मिलने के लिए कहा था। मुझे देखते ही पता नहीं क्यों वो रोने लगा। मुझे कभी कभी उसकी हालत पर बहुत तरस आता है। जॉनथन और बाकी लोग शाम तक घर पर नहीं थे। वो शायद काउंट की ही तलाश में कहीं गए हुए थे। शाम को जब वो घर लौटे तो काफी थके हुए थे। मैंने डॉक्टर सिवर्ट से कहा कि वो मुझे कोई नींद की दवा दे दें, और जॉन ने ऐसा किया भी। पर अब मुझे एक और डर सता रहा है, कहीं सोते वक्त मुझे वो सपने दोबारा ना आने लगे। 1 अक्टूबर की शाम, जॉनथन हारकर की डायरी। मैं उन खोए हुए बक्सों की तलाश करते करते थॉमस स्नेलिंग तक पहुंच गया, जो कि शिपिंग कंपनी के लिए कुछ काम करता था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो नशे में धुत था, पर उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि थॉमस तो बस एक छोटा सा मुलाजिम है। ये बक्सों वाला काम तो शायद किसी और नहीं किया होगा। थॉमस की पत्नी से ये सब पूछकर मैं तुरंत ही वॉलफोर्थ पहुंच गया, जोसेफ के पास। जोसेफ देखने में शरीफ आदमी लगता है। मैं जब उसके घर पहुंचा तो वो शाम को आराम से बैठकर चाय पी रहा था। उसे उन बक्सों के बारे में सब कुछ मालूम था। उसने एक कागज पर मुझे लिखकर उन बक्सों की सही जगह के बारे में बता दिया। काउंट ने वो 21 बक्से 3 अलग अलग जगहों पर रखवा दिए थे। काउंट चालाक था। ये बक्से लंदन में अलग अलग जगहों पर रखने से उसका शिकार आसान हो जाता, और उसके सही ठिकाने का पता लगाना भी मुश्किल होता। जोसेफ को 2 जगहों के बारे में तो बिल्कुल पक्का पता था, पर तीसरी लोकेशन के बारे में उसे सही जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि वो अपने दोस्त सैम से, जिसने वो बचे हुए बक्से रखवाए थे, उससे पूछकर मुझे टेलीग्राम कर देगा। उसकी बात सही थी। मैंने उसके घर के पास घूमते बच्चों को कुछ पेनीज दी और उनसे जल्दी से एक लिफाफा लाने को कहा। उस लिफाफे पर मैंने अपना पता लिखकर जोसेफ को दे दिया और कहा कि जानकारी मिलते ही मुझे इस पते पर चिट्ठी लिख देना। जब मैं जॉन के घर पहुंचा तो मीना को सोते हुए पाया। उसके गालों पर आंसुओं के निशान मैंने साफ देखे थे। वो शायद किसी बात से दुखी थी। अच्छा हुआ कि हमने इस सब में मीना को नहीं घसीटा, वरना पता नहीं उस बेचारी पर क्या बीतती। 2 अक्टूबर की शाम, जॉनथन हारकर की डायरी। आज दिन में ही जोसेफ की चिट्ठी मेरे पास आ गई। उस चिट्ठी पर ऊपर से काफी धूल जमी हुई थी और उसमें पेंसिल से उस तीसरी जगह का पता लिखा हुआ था। मीना मेरे साथ ही लेटी थी। मैं चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसे देख रहा था। वो बहुत थकी हुई लग रही थी और थोड़ी पीली सी भी। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। मैं शाम को वापस आने के बाद मीना को एग्जिटर वापस भेज दूंगा। वो अपने घर में शायद ज्यादा खुश रहेगी। जब मैं उन बक्सों की तलाश में निकला तो चिट्ठी में लिखी स्पेलिंग की गलती की वजह से मैं 2 बार गलत पते पर पहुंच गया। पर कई लोगों से पूछते पूछते मैं एक आदमी से मिला, जिसे मैंने लालच दिया कि मैं उसकी दिन भर की तनख्वाह उसे दे सकता हूं, पर उसे मुझे सही पता बताना होगा। इस पर वो मान गया और मुझे उन 2 घरों तक ले गया जहां उसने वो बक्से रखे थे। उसकी बताई हुई कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया। वो कह रहा था कि बक्से रखते वक्त वहां उसके अलावा 2 और लोग थे। एक आदमी उसके साथ बक्से रखवा रहा था और दूसरा एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके घर में उन्हें ये बक्से रखने थे।
वो आदमी देखने में काफी पीला सा लग रहा था और उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो बुढ़ा जितना कमजोर लग रहा था वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने कहा कि उस बूढ़े आदमी ने वो बक्से उठाकर अकेले ही घर के दरवाजे पर रख दिए थे। जिस बक्से को वो 2 लोग मिलकर उठा पा रहे थे उसे उसने किसी छोटे मोटे थैले की तरह एक ही हाथ से उठा लिया था। उसकी ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यह काउंट ही था। वो आदमी कह रहा था कि उस बुढ़े ने उन दोनों को घर के अंदर नहीं आने दिया और सारे बक्से उसने अकेले ही अंदर रख लिए। उस आदमी ने मुझे काउंट के उस घर की बिल्कुल सही तस्वीर दे दी थी। मैं बड़ी मुश्किलों से सवारियां बदलता बदलता उस जगह पर पहुंच पाया था, पर फिर भी मुझे वो घर ढूंढने में थोड़ा समय लग गया था। चूंकि वो आदमी घर का सही नंबर भूल गया था, इसीलिए मैं बिल्कुल सही पते तक नहीं पहुंच पाया। पर मैं उस इलाके में तो आ गया था जहां काउंट का घर हो सकता था, पर मुझे सही घर के बारे में अब भी पक्का करना था। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक घर बड़े लंबे समय से बिकाऊ था जिसे हाल ही में खरीदा गया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि उसे किसने खरीदा था। उन्होंने मुझे मिचेल एंड सन्स का पता दिया क्योंकि उस घर का सौदा उन्होंने ही कराया था। शाम हो रही थी, इसीलिए मैं बिना देर किए सीधा मिचेल एंड सन्स के सैकविल वाले ऑफिस पर पहुंच गया। मैंने उस कंपनी के मालिक से उस घर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो घर बिक चुका है। मैंने जब उससे पूछा कि उसे किसने खरीदा है तो उसने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा कि वो घर बिक चुका है। मैंने उससे 1-2 बार और पूछा, पर उसने मुझे अपने क्लाइंट का नाम नहीं बताया। मैंने एक चाल चली। मैंने उसे अपना कार्ड दिखाया और कहा कि मैं खुद एक सॉलिसिटर हूं और आर्थर यानी लॉर्ड गोडलमिंग के साथ काम करता हूं। आर्थर का नाम सुनकर उसका बर्ताव एकदम से बदल गया। उसने मुझे बिठाया और आर्थर के साथ की गई अपनी कई पुरानी डील्स के बारे में बताया, पर उसने अब भी मुझे उस घर के खरीदार का सही नाम नहीं बताया था। वो कह रहा था कि वो पहले आर्थर से मेरे बारे में पूछेगा और उसके बाद ही वो कुछ कह पाएगा। मैं उससे झगड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उसे जॉन का पता दिया और वापस आ गया। जॉन के यहाँ अब तक सारे लोग जमा हो चुके थे, पर मीना, वो अजीब सी पीली सी और थकी हुई लग रही थी। मीना को खाना खिलाकर और उसके कमरे में भेजने के बाद मैंने बाकी सबको अपने दिन भर की खोज के बारे में बताया। हम सब फायरप्लेस के पास बैठे हुए तंबाकू पी रहे थे। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने कहा, जॉनथन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हमें सारे बक्से मिल गए तो काउंट हमसे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। बस हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें एक भी बक्से के बारे में भूलना नहीं चाहिए। हमें पूरे 50 बक्से ढूंढने ही होंगे। इस बीच क्विंसी बोला, पर हम उस घर के अंदर घुसेंगे कैसे? आर्थर ने उसे टोका, जैसे कैराफैक्स एस्टेट के अंदर घुसे थे, बिल्कुल वैसे ही। क्विंसी ने कहा, पर यहां तो घने पेड़ और असाइलम की ऊंची दीवार है जिसकी ओट में हम आराम से आ जा सकते हैं, पर वो तो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहां हमारा ऐसे घुसना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर हमें कोई चाबी वगैरह मिल जाए तो काम काफी आसान हो जाएगा। ये सुनकर आर्थर चुप हो गया और अपना सर खुजाते हुए यहां वहां टहलने लगा, पर उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। हमने अभी इस लोकेशन को छोड़कर बाकी 2 लोकेशन के बारे में बात की। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया जहां मीना सो रही थी। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा और उससे लिपटकर सो गया। 1 अक्टूबर, डॉक्टर जॉन सिवर्ट की डायरी। मैं रेनफील्ड को लेकर थोड़ा परेशान हूं। उसका मूड कभी भी बदल जाता है। आज सुबह जब मैं उससे मिलने गया था तो वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे अपने जीने का मकसद मिल गया है। वो खुद को हम इंसानों से ऊपर समझने लगा है और शायद इसीलिए उसने प्रोफेसर से इतनी बदतमीजी की थी।
उससे कुछ जानकारी निकालने की उम्मीद में मैंने पूछा, और कहाँ है तुम्हारी मक्खियां? इस पर वो मक्खियों की बायोलॉजी के बारे में बात करने लगा। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसे कि जैसे खुद पर उसे बड़ा घमंड हो। मैंने आगे पूछा, तो क्या अब तुम किसी और की आत्मा के पीछे हो? रेनफील्ड ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी की आत्मा वात्मा के पीछे नहीं हूं। मुझे तो बस जिंदगी चाहिए। तुम अपने लिए कोई और मरीज ढूंढ लो डॉक्टर। अब तुम मुझ पर क्या स्टडी करोगे? मैंने पूछा, क्यों? क्या तुम खुद को भगवान समझने लगे हो? रेनफील्ड ने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं कहां। मैं कोई भगवान नहीं हूं, और ना ही मुझे उसके आध्यात्म में कोई दिलचस्पी है। मुझे तो बस इस दुनियावी चीजों में ही रुचि है। भगवान और उसके अध्यात्म का मैं क्या करूंगा? उससे बात करते करते मैं समझ गया था कि ये उसका कोई नया नाटक है। मैंने उसके ढोंग के पीछे उसके चेहरे के बदलते भाव पढ़ लिए थे। उसने खुद पर बड़ा काबू रखा था। जितना मैं समझ पा रहा हूं, रेनफील्ड पर जरा भी भरोसा करना अब ठीक नहीं होगा। वो अपने हिंसात्मक बर्ताव को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर वो पूरी तरह से सनक चुका है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आज दिन में उसने मुझे दोबारा बुलवाया। वैसे भी जॉनथन, आर्थर और क्विंसी बाहर गए हुए हैं और मीना अपने कमरे में है। ऐसे में मुझे समय तो काटना ही था। रेनफील्ड अपनी सेल में बीचों बीच एक स्टूल पर बैठा हुआ था। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझसे सवाल कर दिया, तुम आत्माओं के बारे में क्या सोचते हो डॉक्टर? मैंने जवाब दिया, तुम अपनी सुनाओ रेनफील्ड। मैंने तुमसे यह सवाल पहले पूछा था। रेनफील्ड कुछ पल चुप रहा। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने लगा और फिर बोला, मुझे किसी की आत्मा नहीं चाहिए। मुझे तो बस, मैंने उसे टोकते हुए कहा, जिंदगी चाहिए ना? उसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। वो कहने लगा कि उसे बस इतना ही चाहिए। मैंने उसे थोड़ा फंसाने की कोशिश की और पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है रेनफील्ड? क्योंकि जब तुम किसी की जिंदगी लेते हो तब उसकी आत्मा भी तो तुम्हारे साथ ही आएगी ना। जरा सोचो, जब तुम इस असाइलम से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पास सैकड़ों मक्खियों, मकड़ियों, चिड़ियों और उस बिल्ली की आत्माएं भी होंगी। वो सब तुम्हारे कान के पास आकर रोएंगी और तुम्हें परेशान करती रहेंगी। अब तुमने उनकी जिंदगी ली है तो उनकी आत्माओं की जिम्मेदारी भी तो तुम्हें ही लेनी होगी ना। रेनफील्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियां कानों में डाल ली। जो मैंने अभी कहा था वो शायद उसकी कल्पना कर रहा था। ये मानसिक बीमारी की पराकाष्ठा है। मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का इंसान बैठा है जो शायद दिमाग से बच्चे जैसा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें थोड़ी चीनी ला कर दूं? इससे तुम और मक्खियां पकड़ सकते हो। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी और अपनी उंगलियां कान से हटाते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मक्खियां बेकार जीव हैं, मैं उनका क्या करूंगा? और मुझे उनकी आत्माएं भी नहीं चाहिए, वो बहुत शोर करती हैं। मैंने फिर से उसे टोका, और मकड़ियां? रेनफील्ड उछल कर बोला, अरे वो भी बेकार हैं। उनमें ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने। रेनफील्ड गलती कर गया था। अपनी झोंक में उसने मुझे एक सुराग दे दिया था। वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो समझ गया था कि उससे एक छोटी सी ही सही मगर गलती हो गई थी। वो आगे बोला, शेक्सपियर ने कहा था ना, रैट्स एंड माइस एंड सच स्मॉल डियर, चिकन फीड ऑफ द लार्डर। मुझे भी इन छोटी मोटी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उससे आगे कहा, अच्छा, तो तुम्हें और भी बड़ी चीजें चाहिए जिनके मांस में तुम अपने दांत घुसाकर उन्हें खा सको या फिर उनका खून पी सको। क्या तुम्हें कोई बड़ा जानवर चाहिए, जैसे कि एक हाथी? शायद वो समझ गया था कि मैं उससे क्या कबूल करवाना चाह रहा था। वो अपने स्टूल से उछलकर नीचे आ गया
और जमीन पर बैठ गया। मुझे लगा कि वो शायद फिर से मुझ पर हमला करने वाला था और इसीलिए मैंने अपनी जेब से एक सीटी निकाल ली। वो सीटी देखते ही वो शांत हो गया और मुझसे माफी मांगने लगा। वो कहने लगा कि डॉक्टर, तुम नहीं जानते कि मुझे किन चीजों का सामना करना होता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझ पर तरस खाते। तुम मुझे स्ट्रेट जैकेट मत पहनाना, मुझे उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मेरा शरीर बंधा होता है तो मैं ठीक से सोच भी नहीं पाता। मैंने वो सीटी अंदर रख ली। रेनफील्ड ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि वो मेरा एहसानमंद है। मैंने भी वहां से निकलना ही ठीक समझा, पर हमारी इस मुलाकात से मैंने कुछ जरूरी चीजें पकड़ी हैं, जैसे कि वो कुछ भी पीने की बात नहीं करना चाहता, शायद खून की। आगे वो शायद किसी की जान लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। और आखिरी बात, वो अपने शिकार की आत्मा से डरता है। उसे लगता है कि वो उसका पीछा करेगी। मैं समझ गया हूं कि वो काउंट के संपर्क में है और अब उसके ही दिखाए रास्ते पर चलेगा। मैंने अपने इस शक के बारे में प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को भी बताया, तो उन्होंने मुझसे रेनफील्ड से मिलने के लिए कहा। पर जब हम उसकी सेल में पहुंचे तो वो चीनी के दाने अपने रोशनदान में फैलाकर मक्खियां पकड़ने में लगा हुआ था। शायद वो हमें दिखाने के लिए नाटक कर रहा था। हमें उस पर नजर रखनी होगी। 2 अक्टूबर, डॉक्टर जॉन सिवर्ट की डायरी। मैंने रेनफील्ड पर नजर रखने के लिए एक स्टाफ मेंबर को लगा दिया था और उसे कह दिया था कि कुछ भी अलग और अनोखा दिखाई देने पर वो मुझे तुरंत आकर बताए। आज काउंट को ढूंढने के हमारे मिशन में सिर्फ जॉनथन ही था जिसे कुछ कामयाबी हाथ लगी थी। मीना को सोने जाने देने के बाद हम सब बैठकर तंबाकू पी रहे थे। आज सुबह मेरे उस स्टाफ मेंबर ने मुझे बताया कि रेनफील्ड करीब आधी रात को कुछ बेचैन हो गया था और लेटे हुए न जाने किससे प्रार्थना कर रहा था। उस प्रॉपर्टी डीलर की चिट्ठी आर्थर के पास आ गई है, जिसमें उसने लिखा है कि उसने ये घर काउंट डेविल को बेचा है, जिसके लिए उसने नकद पैसे दिए थे। जॉनथन अपनी तलाश पर फिर से निकल चुका है और मैं और प्रोफेसर कैराफैक्स एस्टेट में मिले सारे बक्सों को होली वाटर से शुद्ध करने में लग गए हैं। आर्थर और क्विंसी घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं, जिससे मौका पड़ने पर वो हमारे लिए तैयार हों। प्रोफेसर भी ब्रिटिश म्यूजियम से बात करके किसी प्राचीन दवा या इलाज की तलाश में व्यस्त हैं, जो हमें विच या वैम्पायर से सुरक्षित रख सके। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं किसी तरह रेनफील्ड के दिमाग में घुसने में कामयाब हो जाऊं, तो हमें काउंट के सही ठिकाने का पता भी चल सकता है और शायद हम उसे जहन्नुम भी पहुंचा सकते हैं। शाम को अपने स्टडी रूम में बैठे मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक स्टाफ मेंबर मेरे पास भागते हुए आया और कहने लगा कि रेनफील्ड के साथ कोई हादसा हो गया है। वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास ढेर सारा खून फैला है। मुझे तुरंत ही उसे देखना होगा।